Welcome to the world of chemistry. Myself, Professor Sanket Zate. Today we are going to discuss about the photosensitization reactions. What are photosensitization reactions? We have taken the photochemical reactions. तो what are photochemical reactions? The reaction takes place in presence of light. मतलब ऐसी reactions जो light की presence में होती है. तो ये photosensitizers क्या होते हैं? तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं. फोटोसेंसिटाइजर अलोन नो इफेक्ट मतलब हमने सिर्फ अगर फोटोसेंसिटाइजर यूज किया तो रिएक्शन होगी नहीं। हमने अगर लाइट यूज किया तो भी रिएक्शन होगी नहीं। तो क्या चाहिए रिएक्शन के लिए? फोटोसेंसिटाइजर एंड लाइट। मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है, कुछ कंपाउंड्स या रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अगर वो लाइट ही एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो रिएक्शन कैसे करेंगे? होगी नहीं। लेकिन इस केसेस में अगर वो रिएक्टेंट लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो वो रिएक्शंस हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसेंसिटाइजर्स। अब फोटोसेंसिटाइजर क्या करेंगे? वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और उन्होंने जो लाइट एब्जॉर्ब की वो लाइट वो पास करेंगे उस रिएक्टेंट को और वो रिएक्टेंट अब रिएक्शन करेगा। मतलब रिएक्टेंट अगर डायरेक्टली लाइट नहीं ले सकता तो वो फोटोसेंसिटाइजर से लाइट लेगा। तो फोटोसेंसिटाइजर का काम क्या है? कैटलिस्ट की तरह काम है। वो सनलाइट लेगा और रिएक्टेंट को देगा, तो उसे बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजर्स। तो फोटोसेंसिटाइजर एंड लाइट अगर हो गई तो हमें रिएक्शन मिलेगी। देखते फोटोसेंसिटाइजेंस क्या है। सर्टेन रिएक्शंस आर नोन विच आर नॉट सेंसिटिव टू लाइट मतलब ऐसी कुछ रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में नहीं होगी। these reactions can be made sensitive by adding a small amount of foreign material which can absorb light and stimulate the reaction without itself taking part in the reaction। मतलब ऐसे रिएक्टेंट जो रिएक्शन नहीं कर सकते, लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में थर्ड मटेरियल या फॉरेन मटेरियल हम डालेंगे। उसका काम क्या है कि लाइट एब्जॉर्ब करना और रिएक्टेंट को दे देना, फिर वो रिएक्टेंट वो लाइट लेगा और रिएक्शन करेगा। सच एन एडेड मटेरियल इज नोन एज फोटोसेंसिटाइजर एंड द फिनोमिनॉन एज फोटोसेंसिटाइजेशन। वो जो थर्ड मटेरियल हमने डाला उसका काम है कैटलिस्ट करके वर्क करना, उसे बोलते फोटोसेंसिटाइजर्स। तो फोटोसेंसिटाइजर का एक ही काम है कि वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और रिएक्टेंट को देंगे और रिएक्टेंट फिर उसकी रिएक्शन करेंगे। अब देखते हैं मैकेनिज्म। जॉबलोन्स की डायग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यही जॉबलोन्स की डायग्राम है। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा S0 में है, मतलब सिंगलेट स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। तो जब भी उसको लाइट मिलेगी तो वो रिएक्टेंट कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में, सिंगल स्टेट में जाएगा। तो देखिए ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन जो ब्लू लाइन दिख रही है, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? एक्साइटेड स्टेट में। S2 में जा सकता है, S1 में जा सकता है, कहाँ पे भी जा सकता है। तो ये पहली स्टेप हो गई एब्जॉर्प्शन। तो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया सिंगलेट के। अब ये सिंगलेट वाला इलेक्ट्रॉन फिर से ग्राउंड स्टेट में वापस आ सकता है, मतलब S1 का इलेक्ट्रॉन फिर से S0 में आ सकता है। अगर वो ऐसे हुआ तो इस फिनोमेनन की क्या बोले थे हम? फ्लोरोसेंस बोला था हमने। जॉबलोन्स की डायग्राम में हमने देखा था कि H0 का इलेक्ट्रॉन S1 में गया, S1 का फिर से S0 में आया, तो उसे बोलेंगे फ्लोरोसेंस, यानी रैपिड इमिशन। तुरंत एब्जॉर्ब किया और तुरंत क्या किया? इमिट किया। अब ये S1 के इलेक्ट्रॉन का एक ऑप्शन है, वो कहाँ पे आ सकता है? डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ सकता है S0 में, तो उसे बोले फ्लोरोसेंस। उसका दूसरा ऑप्शन है कि वो सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में जाएगा। S1 का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? ये जो पिंक में हम देख सकते हैं, S1 का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? T1 में गया। मतलब सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में भी जा सकता है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है उसकी। उसे क्या बोला था? इंटर सिस्टम कन्वर्जन। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया हमारा? ट्रिपलेट में। अब ये ट्रिपलेट के इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है, वो डायरेक्टली फिर से S0 में आ सकता है। अगर ये ट्रिपलेट का इलेक्ट्रॉन S0 में आया, जो ऑरेंज कलर में हम देख सकते हैं, तो उसे बोलते हैं फास्फोरेसेंस का फिनोमिनॉन।
तो हो गया फास्फोरेसेंस। मतलब डायरेक्टली S1 का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आया तो फ्लोरोसेंस, S1 का इलेक्ट्रॉन पहले ट्रिपलेट में गया और ट्रिपलेट का फिर ग्राउंड स्टेट में आया तो फास्फोरेसेंस। अब ट्रिपलेट के इलेक्ट्रॉन का और एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि ट्रिपलेट का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में मतलब उसके पास एनर्जी है। अब इस इलेक्ट्रॉन ने अगर उसकी एनर्जी दूसरे मटेरियल को अगर दे दी तो क्या होगा। मतलब ये जो T1 का इलेक्ट्रॉन है, ये T1 के इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है कि वो एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में है मतलब उनके पास एनर्जी है। तो वो एनर्जी क्या करेंगे, थर्ड पार्टिकल को या रिएक्टेंट को दे देंगे। रिएक्टेंट को दे देंगे और बची कुची एनर्जी हो उससे वो नीचे आ जाएंगे। मतलब ट्रिपलेट का इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली विदाउट गिविंग एनर्जी भी नीचे आ सकता है या फिर एनर्जी दूसरे को दे के भी वापस आ सकता है। तो जब वो एनर्जी दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देने के बाद वापस आएगा तो उसे बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। तो ये है फोटोसेंसिटाइजेशन का मैकेनिज्म। अब यहाँ पे T1 का इलेक्ट्रॉन रेड में देख सकते हैं, वो नीचे तो आ रहा लेकिन वो नीचे आते वक्त उसकी एनर्जी वो थर्ड पार्टिकल यानी रिएक्टेंट को दे रहा। अब रिएक्टेंट का क्या करेगा, फिर वो एनर्जी लेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मतलब रिएक्टेंट ऑलरेडी कहाँ पे T0 में है, T0 का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा फिर S1 में। ट्रिपलेट का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाएगा, S1 में जाएगा, मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन है। मतलब अपना जो रिएक्टेंट है वो T0 स्टेट में है, उसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं है, मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसी वजह से वो रिएक्शन नहीं कर सकता। उसको रिएक्शन करने के लिए कहाँ पे जाना है, S1 में, लेकिन S1 में जाने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं है। तो उसके पास अगर ये T0 के इलेक्ट्रॉन के पास S1 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं है तो ऐसे केस में यह फोटोसेंसिटाइजर हमारा आएगा। फोटोसेंसिटाइजर पहले S0 में उसका इलेक्ट्रॉन है, वो S1 में जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट से, फिर S1 से वो T1 में जाएगा और T1 से वो जब वो S0 में आएगा तब वो उसकी एनर्जी ट्रांसफर करेगा T0 को, T0 मतलब अपने रिएक्टेंट को, और वो कहाँ पे जाएगा, S1 में जाएगा। तो ये रेड में जो दिख रहे हैं वहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो गई है, म्हणजे फोटोसेंसिटाइजर ने उसकी एनर्जी ट्रांसफर की रिएक्टेंट को। वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, सपोज हमारा D जो है वो हमारा हो गया फोटोसेंसिटाइजर। D क्या है, हमारा फोटोसेंसिटाइजर है। ठीक है, तो डी क्या करेगा, सबसे पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो खुद एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, D1 में जाएगा, मतलब वो S1 में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। फिर ये S1 का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा, T1 में जाएगा, इसलिए D3 दिखाया। D3 मतलब क्या गया, वो ट्रिपलेट स्टेट में गया। D1 में मतलब क्या है, वो सिंगलेट स्टेट में था। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं हम, पहले वो ग्राउंड स्टेट में है, D0 में है, फिर S1 में गया, सिंगलेट में गया, फिर सिंगलेट का ट्रिपलेट में गया, फिर ट्रिपलेट का नीचे आते वक्त एनर्जी ट्रांसफर की। तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वो D0 में है मतलब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब की, D1 मतलब सिंगलेट स्टेट में गया, फिर D1 का D3 में गया मतलब वो ट्रिपलेट स्टेट में गया। अब ट्रिपलेट का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब वो नीचे आएगा तो वो रिएक्टेंट को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अब जब वो रिएक्टेंट को एनर्जी ट्रांसफर करेगा मतलब वो D3 और R को जब वो रिएक्शन होगी तो ये D3 फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, इसलिए D3 का कन्वर्जन हो गया D0 में, मतलब वो नीचे आ गया इलेक्ट्रॉन। लेकिन R जो था, R अब कहाँ पे गया, R3 में ट्रिपलेट स्टेट में चला जाएगा। और ये R जो है हमारा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट कहाँ पे गया, R3 में गया। जब वो R3 में जाएगा मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में गया, उसको एनर्जी मिल गई, फिर वो क्या करेगा, प्रोडक्ट तैयार करेगा, तो उसका कन्वर्जन P में हो गया, उसे बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शंस। मतलब हमारी मेन रिएक्शन ये R है, ये R रिएक्शन नहीं कर सकता था, R3 को या R को प्रोडक्ट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए थी, तो वो एनर्जी किसने दी, ये D ने दी। तो D जो है वो हमारा क्या है, फोटोसेंसिटाइजर है। तो D ने पहले खुद एनर्जी ली, सिंगलेट में गया, सिंगलेट से वो ट्रिपलेट में गया, D3 में गया, फिर D3 ट्रिपलेट का फिर उसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी R को और खुद नीचे आ गया D0 पे।
तो ये R3 जो है उसने रिएक्शन की प्रोडक्ट में चला गया, उसे बोलते फोटोसेंसिटाइजेशन मैकेनिज्म। अब ये कंप्लीट हुआ तो फोटोसेंसिटाइजेशन। कभी कभी क्या होता है, ये D3 जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट तैयार कर सकता है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं करेगा, तो उसे बोलते हैं क्वेंचिंग। रिएक्शन वहां पे क्या हो गई, क्वेंच हो गई, स्टॉप हो गई। जैसे पहली स्टेप थी हमारे, देखो पहले में क्या है, D प्लस एच न्यू, उसने क्या किया D1, फिर ये D1 वाला मतलब सिंगलेट का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, D3 में, टिपलेट में गया। अब D3 का काम क्या है कि वो R को एनर्जी ट्रांसफर करे। अगर उसने R को एनर्जी ट्रांसफर की ही नहीं और उस एनर्जी से खुद ही रिएक्शन तैयार की, खुद ही प्रोडक्ट में गया, तो उसे बोलते हैं क्वेंचिंग रिएक्शंस। तो ये दो मैकेनिज्म्स, दो फिनोमिनॉन्स है, फोटोसेंसिटाइजेशन एंड क्वेंचिंग। तो फोटोसेंसिटाइजेशन में क्या करेगा, फोटोसेंसिटाइजर रिएक्टेंट को एनर्जी देगा और वो रिएक्टेंट एनर्जी लेके प्रोडक्ट तैयार करेगा, उसे बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। और क्वेंचिंग में क्या है, फोटोसेंसिटाइजर रिएक्टेंट को एनर्जी देगा ही नहीं, उस एनर्जी से खुद प्रोडक्ट तैयार करेगा, उसे बोलते हैं क्वेंचिंग। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन के। तो डायरेक्टली यहाँ पे एग्जांपल्स में देख सकते हैं हम। पहले है Hg प्लस एच न्यू, मतलब मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी ने क्या किया, लाइट एब्जॉर्ब किया। तो Hg स्टार मतलब वो उसने, पहले वो ग्राउंड स्टेट में था, उसने लाइट एब्जॉर्ब किया तो कहाँ पे गया, एक्साइटेड स्टेट में गया। फिर वो एक्साइटेड स्टेट वाली मर्क्यूरी जो है Hg, उसने रिएक्ट एनर्जी ट्रांसफर की ए को। अब ए कहाँ पे गया, एक्साइटेड स्टेट में गया, और मर्क्यूरी फिर से ग्राउंड स्टेट में आया। मतलब इस पहले एग्जाम्पल में रिएक्शन में हम क्या बोल सकते हैं, ए जो है हमारा रिएक्टेंट है, और एच जी जो है मर्क्यूरी जो है वो क्या है, हमारा फोटोसेंसिटाइजर है। मतलब ए डायरेक्टली लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो इस वक्त उसने, मर्क्यूरी ने क्या किया, लाइट एब्जॉर्ब की, खुद एक्साइटेड स्टेट में गया। फिर खुद एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उसने वहां से एनर्जी ट्रांसफर कर दी ए को, और फिर वो ग्राउंड स्टेट में आ गया। जैसे पहले एग्जांपल में देखा था हमने ब्लैक में। अब ये फिर से ब्लू वाला दूसरा एग्जांपल देखिए, रिएक्शन बिटवीन H2 एंड CO वाली। तो यहाँ पे भी फिर से वैसी है कि हाइड्रोजन एंड CO, इनकी अगर रिएक्शन करनी है तो वो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है। तो इस केस में वो हाइड्रोजन को एनर्जी कौन देगा, मर्क्यूरी देगा। तो पहली रिएक्शन क्या होगी, Hg प्लस एच न्यू। तो Hg स्टार मतलब वो मर्क्यूरी जो है, Hg जो है ग्राउंड स्टेट में था, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये एक्साइटेड स्टेट का मर्क्यूरी जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब उसको एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। तो हाइड्रोजन जैसे ही वो एनर्जी लेगा तो H स्टार मिलेगा, मतलब हमारे पास H स्टार मिल गए, और ये मर्क्यूरी फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब ये H स्टार जो है CO के साथ रिएक्शन करके HCO देगा। तो इस तरह से रिएक्शंस कैटालाइज्ड होती है, मतलब रिएक्शंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसेंसिटाइजर। तो फोटोसेंसिटाइजर का इतना ही काम है कि वो खुद एनर्जी लेंगे और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उन्होंने जो एनर्जी ली वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे रिएक्टर को, और रिएक्टर वो एनर्जी लेके प्रोडक्ट तैयार करेगा। दिस इज द एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल भी हमारे पास है, वो है फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल। 12th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ओके बराबर, वाटर चाहिए, और सनलाइट चाहिए, बराबर, और हमारे कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, शुगर रहती है। तो इनके रिएक्शन होने के लिए सनलाइट भी अगर हो, वैसे तो हमारे बॉडी में भी है, हमारे बॉडी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर है, वाटर है, ऑक्सीजन भी है, और सनलाइट भी हमें मिल रहा है। फिर हमारी बॉडी क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, हमारी बॉडी क्यों फूड फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकती, प्लांट ही क्यों कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, एक्ट एज ए फोटोसेंसिटाइजर। मतलब प्लांट और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है, उनके पास क्लोरोफिल है, इसी वजह से वो फूड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारी बॉडी कभी भी फूड का प्रोडक्शन नहीं करेगी, हमारी बॉडी सिर्फ यूटिलाइज करेगी। तो ये क्लोरोफिल जो है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्लोरोफिल है, वो क्या करेगा, फोटोसेंसिटाइजर करके एक्ट होगा। मतलब क्लोरोफिल पहले लाइट लेगा, और उसने जो लाइट ली
वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर से वो एक्साइटेड स्टेट में उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की वो अब रिएक्टेंट को देगा, मतलब ऑक्सीजन को देगा, फिर वो